सब्जेक्ट में जितना पढ़ा हुआ है उसमें कोई डाउट है क्या? यस, बेस्ट इवनिंग सर। यस वेदांत। ओके, लास्ट प्रीवियस क्लासेस हम लोग 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और एक आपने फिजिकली अटेंड किया था, शील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन पावर। केमिकल बॉन्डिंग में 3 टॉपिक्स या 3 लेक्चर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता, और उसके बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ा हुआ था, कहाँ कहाँ सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल रहेगा। एस एंड एस ऑर्बिटल के बीच में, एस एंड पी के बीच में, पी एंड पी एंड डी एंड डी। डी में भी कौन सा ऑर्बिटल डी का यूज़ होगा, एक्सियल वाला या इन बिटवीन द एक्सिस, ये भी पढ़ा हुआ था। कहने का मतलब डी जेड स्क्वायर अच्छा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज डी जेड स्क्वायर। तो आप लोग जो पढ़ते हैं ना पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री या sp3d बोलते हो, तो उसमें जो डी ऑर्बिटल यूज़ किया गया वो डी जेड स्क्वायर यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। टुडे विल कंटिन्यू द साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, बोलो हाँ ना। साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। जस्ट अ मिनट। यस, कंटिन्यू गाइस। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है या जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एस ऑर्बिटल कभी नहीं बनाता। ये पॉइंट पढ़ लिया था क्या? क्योंकि एस ऑर्बिटल के पास एक ही लोब होता है और साइडवाइज ओवरलैपिंग करने के लिए 2 लोब्स होना ज़रूरी है। इसका मतलब पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनना चालू होता है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर 2 लोब्स सामने वाले ऑर्बिटल के 2 ही लोब से ओवरलैपिंग करेगा तो जो पाई बॉन्ड बनता था उसे हम लोग ये जो पाई बनता था उसे हम लोग पी पाई बॉन्डिंग बोलते थे। चलिए गाइस, नाउ कंटिन्यू। जी, सो साइड वाइज ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, साइड वाइज ओवरलैपिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे ये पुरानी क्लास में पढ़ा दिया गया है, जिसमें हमने बोला था कि अगर 2 लोब सामने वाले के 2 लोब से ओवरलैपिंग करेंगे, 2 लोब्स ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये लास्ट क्लास में पढ़ा दिया गया है। अगर 4 लोब सामने वाले दूसरे ऑर्बिटल के 4 लोब से ओवरलैपिंग करेगा तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, जो कि सिलेबस में नहीं है। अगला, अगर 6 लोब सामने वाले के 6 लोब से ओवरलैपिंग करेगा तो 5 बॉन्ड बनेगा। ओवरऑल हम ये दोनों भूल जाते हैं, बस हम लोग बात करते हैं पाई बॉन्ड बनने की, बराबर है क्या? तो पाई बॉन्ड भी 3 तरीके से बन सकता है।
पाई बॉन्ड जो 3 तरीके से बनेगा, अगर p ऑर्बिटल सामने वाले के p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा तो इसको पाई बॉन्ड बना, इसलिए ऐसे लिखते हैं, बनना आगे सिखाएंगे। इसको पढ़ते पी पाई ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो क्या? अगर p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाए तो इसे हम पढ़ते हैं p पाई d पाई ओवरलैपिंग। अगर दोनों ही d ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बने तो इसे हम पढ़ते हैं d पाई ओवरलैपिंग। और ये बीपीटी का एक पॉइंट है, मतलब जितने पॉइंट्स या इनिशियल कंटेंट हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है उसे इकट्ठा कंपाइल कर दिया जाए तो मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो अभी आप कंटेंट सीखिए डिटेल में, और लास्ट में मैं आपके जेईई मेंस, एडवांस और नीट लेवल से 7-8 पॉइंट बोलने होते हैं और पीपीटी फिनिश्ड हो जाता है। बोलो हाँ ना। पी पाई बॉन्डिंग का कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए जिसमें पी पाई बॉन्डिंग होता है, उसका कोई एक एग्जाम्पल बताइए। लिखिए जरा, फटाफट लिखिए। इथीन, क्या बात है, ऑल राइट, परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि वहां पे दोनों ही ऑर्बिटल के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो p ऑर्बिटल में रखे हुए हैं, इसलिए उसे पी पाई बोला। इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए जरा, इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जाम्पल बताइए। कई सारे एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन, ऑल राइट, सो नॉट से ऑक्सीजन, यू से O2 मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीजन में जो 2 बॉन्ड बनते हैं, एक पाई और एक सिग्मा, ये सब आपको सिखाएंगे आगे, बस जस्ट अभी सिखाया जा रहा है कि पाई बॉन्ड भी 3 तरीके से बनाओगे। पी ऑर्बिटल के बीच में नाम पढ़ोगे पी पाई, p और d ऑर्बिटल के बीच में नाम पढ़ोगे पी पाई डी पाई। और तीसरा मैं बोल दूं नीट वाले तो बिल्कुल ध्यान ना दें, और केवल एडवांस वालों को ज़रूरत पड़ती है। मेंस वाले और नीट वाले जो भी टफ पार्ट आता है उसको उतना ज़्यादा हेडेक ना लें, उनसे ऐसे कोई सवाल करते नहीं हैं। सो डी पाई बॉन्डिंग एक ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में, और मैं इतना बोलूं कि मेंस और नीट लेवल पे कोई आपसे पूछेगा नहीं। एक बात, अब हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे कि जो डी ऑर्बिटल होता है, कौन सा डी ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गेस्ट या इफेक्टिव सिग्मा बॉन्ड बनाता है? आंसर लिखिए फटाफट। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके, इवन अभी भी मैंने रिपीट किया आपके साथ, कौन सा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, या स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए डी का कौन सा ऑर्बिटल यूज किया जाएगा और क्यों? फटाफट बोलिए। जी प्लीज। dz स्क्वायर, क्यों dz स्क्वायर? बोलो, फास्ट बोल दीजिए। dz स्क्वायर स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाता है या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है? क्यों ऋषभ? यस, क्यों? आगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट यहां से ये समझ आया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय डी ऑर्बिटल, ऐसे समझो और क्लियर है। बाकी ऐसा हेडिंग तो यही रहता है मेनली। सवाल में ये बोल रहा कि जो डी ऑर्बिटल हैं, यहाँ डी ऑर्बिटल 2 तरह के होते हैं। आपने पढ़े थे कि डी ऑर्बिटल एक होगा आपका एक्सियल और दूसरा नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल के ये तीनों एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, नॉन एक्सियल और एक्सियल में जो 2 आते थे वो था डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। बोलो हाँ ना। तो सवाल ये है कि अगर आपको अच्छा पाई बॉन्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाना है, इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनाना है, तो आप जो डी के ऑर्बिटल यूज करोगे
वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल यूज करोगे। तो सवाल ऐसा उठेगा कि ये क्यों। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, बोलो हाँ ना, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा ये बाई एक्सिस होगा, क्योंकि आपने डी एक्स वाई ऑर्बिटल लिया। आप कोई भी लिख सकते थे डी एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स। तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में दो डंबल होते हैं जिसको हम डबल डंबल बोलते हैं। एक डंबल में एक ही तरह का साइन होता है, दूसरे डंबल में दूसरा साइन होता है। तुरंत हम ये समझ लेते हैं कि बट पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। पी में एक ही डंबल होता है, तो ऊपर वाले और नीचे वाले में अपोजिट साइन होते हैं। चार्ज नहीं मैं बोल रहा हूं, केवल साइन, और इसके बारे में बहुत डिटेल बात कर चुके हैं। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो डी ऑर्बिटल है ये कोई ना कोई नॉन एक्सियल ऑर्बिटल आपने लिया है। तो क्यों नॉन एक्सियल लिया उसका रीजन समझते हैं। ये जो आपने पी एक्स ऑर्बिटल लिया है, मतलब पी का आप कोई भी ऑर्बिटल ले लीजिए, पी एक्स लीजिए, पी वाई लीजिए, पी जेड लीजिए। जनरली अगर हमें डिसाइड नहीं है, हमें पता नहीं है कि सामने आने वाला ऑर्बिटल किस एक्सिस से आ रहा, तो हम उसको डी जेड मान लेते हैं। बराबर है कि नहीं। हम उसको पी जेड या जेड एक्सिस मान लेते हैं। अब इधर देखो जरा, ये जो ऑर्बिटल दिया है इसमें एक लोब में प्लस और एक में माइनस, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ ओवरलैपिंग करेगा या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा। आपस में ये ओवरलैपिंग मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ा देगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा। और दूसरे नीचे वाले लोब भी सेम फेस के हैं, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव फेस के हैं। इसका मतलब ये इजीली ओवरलैपिंग करेगा और एक अच्छा पाई बॉन्ड बनाएगा, एक ऊपर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से और एक नीचे, दोनों लोब्स के ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। पी ऑर्बिटल के बीच में बना और डी के बीच बना, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। बोलो हाँ ना। यहाँ तक जितना बोला गया काफ़ी कंटिन्यू बोल दिया, मैं जानना चाह रहा हूँ कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं। यस, आई रिपीट समराइज वंस अगेन, और जितना बोला है आप वीडियोस को दोबारा सुन के वो हिंदी सेंटेंस लिखने हैं आपको। यहाँ मैं लिखूँगा, टाइम बहुत लग जाएगा, आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप उसे लिख लेना। कहने का मतलब ये है कि जो डी एक्स बाई डी बाई जेड और डी जेड एक्स, जिनको हम बोलते हैं इन बिटवीन द एक्सिस या नॉन एक्सियल, जो एक्सिस पे ऑर्बिटल नहीं है, ऐसे डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल के साथ अच्छी होती है और ऐसा बनने वाला पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बोलो हाँ ना। तो सवाल ये उठता है कि आप एक्सियल वाले ऑर्बिटल लीजिए, डी जेड स्क्वायर लीजिए या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लीजिए, तो इसके साथ ओवरलैपिंग में आपको क्या परेशानी आ रही। आप यहां पर भी तो पाई बॉन्ड बना सकते थे, तो यहां पे आपको क्या परेशानी आ रही जो पाई बॉन्ड आप नहीं बनाना चाह रहे। मेरी बात सुनो, आप लोग ऑलरेडी डिटेल जानते हो। अगर मैंने ये ऐसा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिखा, ये ऊपर और नीचे एक लोब्स और ये डिस्क बनाया जिसको आप लोग डी जेड स्क्वायर पढ़ते हो, ये जो ऊपर वर्टिकल लाइन है वो प्लस साइन लिखा और डिस्क में सारा माइनस साइन है, मतलब दो फेज आ चुके। अब ये जो डी जेड स्क्वायर है जो कि एक डी का ऑर्बिटल है, जो कि एक्सियल ऑर्बिटल है, अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल के साथ कराना चाहूं तो ये ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो ऊपर वाले लोब तो सेम फेज में है और ये कंस्ट्रक्टिव वेव की तरह आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। लेकिन नीचे वाले लोब का और इधर पी ऑर्बिटल का नीचे वाला लोब डिफरेंट साइन है, मतलब उनकी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, वो ओवरलैपिंग अच्छा नहीं करेगा, मतलब ये बनने वाला पी पाई डी पाई बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा या वीक बनेगा। बोलो हाँ ना। समझ आया सभी को मैंने क्या बोला।
Rushav, Harshita, everyone got it, Vedant, yes, all right, पूजा जी। सो कहने का ये मतलब है कि एक्सियल ऑर्बिटल क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल आप लोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी क्रिएट करेगा या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और एक अगर ज़्यादा बना रहा और दूसरा उसको तोड़ देगा, बेकार करेगा, तो वो पाई बॉन्ड वीक हो जाएगा। यहाँ पर डी के जो दोनों लोब्स हैं उसने पी के दोनों लोब के साथ सपोर्ट किया, सेम फेज है, ओवरलैपिंग अच्छा हुआ। इसका मतलब जब भी मुझे पाई बॉन्ड के लिए 5 डी ऑर्बिटल में से चूज करना पड़े तो मैं नॉन एक्सियल वाले चूज करूंगा, डी एक्स वाई जेड और जेड एक्स यूज करूंगा, ना कि एक्सियल वाले। बोलो हाँ ना। सो बस यही मैंने अंग्रेजी में लिखा है, ये पॉइंट जेई वाले आपको स्टेटमेंट में लिखेंगे। मोस्ट इफेक्टिवली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेक प्लेस बाय प्योर डी ऑर्बिटल, और जिसमें प्योर डी ऑर्बिटल का मतलब ही था नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। बोलो हाँ ना। इम्प्योर्ड हम बोलते थे जो कि दो डिफरेंट ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बना था, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाईस डी बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इन दो ऑर्बिटल्स के फ्यूज्ड होने से डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बना था। बोलो हाँ ना। यहाँ तक कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल पुरानी क्लास का रिपीटेशन किया गया है, और जिसमें आपको काफ़ी क्लियरिटी बड़ी होगी। आपके पास अगर एलन साहब का मॉड्यूल्स है तो आप देख लीजिए, उन्होंने केवल एक लाइन लिखा है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन stronger the covalent bond formation, this is the statement of BPT theory। तो BPT ने ये बोला था कि जो आप पाई बॉन्ड बना रहे हैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि पाई जो आप बना रहे हो वो कैसे डी ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्ग बनेगा, कौन सा डी ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्ग बनेगा। गॉट इट और नॉट? एवरीबडी गॉट इट व्हाट आई सेड? ओके। सो जैसे ही आप इतना डिटेल पढ़ लोगे, समझ लोगे, डेफिनेटली आपको बीपीटी टंग पर हो जाएगा, आपको दोबारा वो रीड भी नहीं करने पड़ेंगे कि कितने पॉइंट्स हैं और क्या क्या बोलना है। चलिए काम की बात चालू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट किया क्या? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय डी ऑर्बिटल, तो डी में मैंने साइड में ये लिख दिए कि इनके साथ ही बनेगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मूव टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, कोवेलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी। यही मैं पढ़ाने वाला हूँ आज की क्लास में, बस यही कवर होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि हर एक क्लास में, इवन जहाँ भी बढ़िया तरीके से जेई नीट पढ़ाया जाता है, वो आपको पढ़ाते हैं SO2 और SO3 में, या जेई और इवन अच्छी जगह तो स्कूल वाले भी पूछ लेते हैं कि SO3 या SO2 में कितने पी पाई बॉन्ड हैं और कितने पी पाई बॉन्ड हैं। पी और डी ऑर्बिटल के बीच बना बॉन्ड इज पी पाई, पी और पी ऑर्बिटल के बीच बना बॉन्ड इज पी पाई। तो जस्ट मैंने अभी आपको समराइज किया था कि पी और पी ऑर्बिटल के बीच भी पाई बॉन्ड बनता है इस पी पाई, और पी पाई डी पाई, और डी पाई की तो आप सोचो मत, जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे ये बोल दे रहा हूँ कैसे बनता है, एक बार लुक देख लो। ये प्लस है, ये माइनस, ये पी ऑर्बिटल है, दूसरा भी कोई पी ऑर्बिटल आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेम फेज है पी, और पी के बीच में ओवरलैपिंग होना, पी के बीच में ओवरलैपिंग होना, दैट इज कॉल्ड पी पाई बॉन्डिंग। तो ये ऊपर भी ओवरलैपिंग हुआ और नीचे, एक्चुअली इसमें कुछ दिखता नहीं है, क्या बोलते जो भी ये पेंटेव है वैक्यूम वाला, बड़ा छोटा सा ही है, इसलिए पता नहीं चलता लाइन किधर चली जा रही। आप इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करोगे, मेरी तरह टेढ़े वेढ़े नहीं बनाओगे, ऐसे प्रॉपरली आप बनाओगे और उनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रॉपर करोगे। बोलो हाँ ना। बस आप कर लेना, अब मैं बार बार बनाऊंगा तो भी ऐसे ही आने वाला।
तो p और p ऑर्बिटल के बीच में ऊपर वाले लोब्स प्लस प्लस में भी ओवरलैपिंग हुआ, माइनस माइनस में भी, और पाई बॉन्ड बना क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों लोब्स मिक्स्ड हुए, तो इसे पी पाई बॉन्ड बोला। अगर ये p और d की बात करें तो मान लीजिए ये वाला आपका p ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये फ्यूज्ड होगा किसी d ऑर्बिटल के साथ जिसमें 4 लोब्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला लोब नेगेटिव नेगेटिव। तो ये देखिए ये वाले दोनों फेज सेम फेज हैं, दोनों लोब सेम फेज हैं, और यहाँ एक p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपस में साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग किया और p पाई d पाई बॉन्ड बनाया। बोलो हाँ ना। ये ऐसे लिखा हुआ है और ये इधर ओवरलैपिंग दिखाना है, बस आप करना जरा प्रॉपरली। सो दिस इज कॉल्ड p पाई d पाई ओवरलैपिंग। बोलो हाँ ना। सब लोग समझ पा रहे हो क्या लिख रहा हूं मैं? और तीसरा d पाई सबसे वीक होता है, बट एक बार देख लो स्ट्रक्चर वाइज देख लीजिए। बीपीटी साहब ने केवल अंग्रेजी में बोला हुआ है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो हम लोग वहाँ देखेंगे ये माइनस माइनस और ये दोनों अपोजिट फेज पॉजिटिव। तो ये भी डबल डम्बल, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो ये दोनों लोब्स और ये दोनों लोब्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो देखिए इसमें 4 लोब्स हैं लेकिन इसके 2 ही लोब्स यूज हुए। डी ऑर्बिटल में डबल डम्बल होना मतलब 4 लोब्स होना, लेकिन 4 लोब्स में से 2 ही ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब केवल पाई बॉन्ड बनेगा। और चारों ओवरलैपिंग कर जाएं, 4 इसके 4 इसके, तो आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, बस आगे बढ़ते हैं। ये जो लिखा है दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इसको आपस में ऐसे फ्यूज्ड करा देना है, एंड दिस इज अनदर डी ऑर्बिटल। बोलो हाँ ना। सो दिस इज डी पाई ओवरलैपिंग। पी के लोब्स में स्ट्रेन नहीं आता। क्या स्ट्रेन कहाँ से आ रहा है? घर से लेके आओगे क्या? व्हाट डू यू मीन बाई स्ट्रेन? स्ट्रेन का आंसर बॉन्ड एंगल से निकलता है, और बॉन्ड एंगल किन्हीं 2 या 3 एटम जब आपस में जुड़ेंगे किसी एक्स, जब पी प्योर डी में करवाओगे तब, मतलब क्या? कुछ भी बोल दो, मतलब वो फिट बैठ जाए। चलिए यहाँ तक समझ आया कि आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए, चाहे तो SO3 बता दीजिए या SO2 बताइए, और ये बता दीजिए कि SO2 में कितने पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। एक बता दीजिए, बाकी ये जेई और नीट दोनों में आए हुए सवाल है। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, नीट में भी आया है और जेई मेंस में भी आया हुआ है, दोनों ही जगह क्वेश्चंस पूछा गया है। आप मुझे बताइए कितने पी पाई बॉन्ड बने और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड बने। स्ट्रक्चर देख लो जरा, स्ट्रक्चर तो सभी जानते ही हो, और जो भी आपको स्ट्रक्चर बेस्ड बताया जाता है वो रटवाया जाता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरी बात सुनो जरा इधर। अगर आपके पास सल्फर की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में सल्फर की वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते, मतलब एक लोन पेयर, बाकी 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। मैंने आपसे पूछा कि कितने पाई बॉन्ड पी और पी ऑर्बिटल के बीच बने और कितने पाई बॉन्ड पी और डी के बीच बने, उन्हीं को पढ़ देना। दैट इज कॉल्ड पी पाई बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। बोलो अभी समझ आया कि नहीं आया?
तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में इवन जितना मैं यूट्यूब ऑब्जर्व करता हूँ वो सीधे ही रटवा देते हैं, और इसका रीज़न तो अलग ही तरीके से आएगा जो कि अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। आप जो जानते बस वही मुझे शेयर करें। तो देखिए किन्हीं दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा। सिग्मा तो आप जानते ही हो। अब मैं आपसे पूछ रहा पाई बॉन्ड जो बने इसमें कितने पी और पी के बीच पाई बॉन्ड बने, पी और पी ऑर्बिटल, तो हम पढ़ेंगे पी पाई पी पाई। दूसरा हम पढ़ेंगे पी पाई डी पाई। सो और इधर कोई डी का ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए हम लोग डी पाई की बात नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ जरा कितने पी पाई बॉन्डिंग हुआ और कितना पी पाई बॉन्डिंग हुआ, फटाफट बोल दो। जस्ट यू हैव 2 minutes टू थिंक अबाउट दैट। बोलो समझ आया कि नहीं आया, क्या बोल रहे ये तो समझ पा रहे हो ना। हम लोग यही पढ़ रहे थे कि पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, तो SO3 लिख दिया, SO2 लिख दिया। तो इसमें आपको देख के बताना है कि जो पाई बॉन्ड बने हैं वो पाई बॉन्ड किन ऑर्बिटल के बीच, P और D, तो P पाई D पाई बोलोगे, इसका भी P और इसका भी P, तो P पाई बोलोगे। तो बस ये पूछेगा आपसे कितने P पाई और कितने P पाई D पाई बॉन्ड बनेंगे, फटाफट बोल दो। SO2 में बोल दो, 3 का मैं अंडरस्टूड कर जाऊंगा कि आप सॉल्व कर लोगे घर पे। सवाल है हाउ मेनी पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। दो क्या पी पाई बॉन्ड है, दो क्या दोनों ही पी पाई है, गलत है। बोलो फटाफट बोलो भैया लोग। मैं कर दूं, पता नहीं आप कितना टाइम लगा लोगे। ऑनेस्टी से ज़रा लिखो, पी पाई डी पाई में एक, पी पाई एक और पी पाई डी पाई भी एक, करेक्ट आंसर है। ऑल राइट ऑल राइट। और ये एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा कि हाँ आपने सही किया होगा। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। S डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर इज सल्फर डाइऑक्साइड। बोलो हाँ ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, आगे बोलो 3p4। सो 2 2 4 6 10, 2 12 6 12 4 16, दैट इज 16 एटॉमिक नंबर आ गया। तो ये तो इनर सेल हो गई, पेनल्टीमेट सेल हो गई। आउटर मोस्ट सेम क्वांटम नंबर 3 और 3 को वैलेंस सेल मानोगे, थर्ड सेल को वैलेंस सेल मानोगे। तो हम लोग इसका फिलिंग चालू करते हैं ऐसे ऑर्बिटल वाइज। तो ये लिखा 3s2 और P के जो डब्बे होते वो 3 होते जिसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन और फिर ये पेयर्ड हो गया। और ऐसे लिखने को पड़ेंगे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और क्योंकि 3s पर या थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर 3d ऑर्बिटल चालू हो जाता है और d के 5 डब्बे होते हैं और जहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है, अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5 डब्बे मतलब 5 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज दैट प्लेस वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। बोलो हाँ ना। अब सवाल ये है कि आपको यहाँ से ये रटवा दिया जाता है, और इसी रटने को अभी हम भी आपसे यही बोल रहे हैं, जस्ट 2 मिनट बाद हम उसका रीज़न सिखाएंगे। अभी तो मैंने ये बोला कि आप तो ये बोलोगे कि यहाँ पर सल्फर ने 2 एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ऑक्सीजन इधर और एक इधर।
और टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो आपके पास तो 2 ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सल्फर ने तो टोटल 4 बॉन्ड बना लिए। बोलो 1 2 3 4, तो आपको 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए। इसलिए आपको यूट्यूबर्स या सब ऐसे पढ़ा देंगे कि आप इसको एक्साइट करोगे, लेकिन आपकी खोपड़ी ये चलनी चाहिए कि सर 3 4 का इलेक्ट्रॉन 3D में क्यों जाएगा, क्यों 3s का 3D में नहीं जा रहा, एक सवाल। दूसरा ये, सर ये एक्साइटेशन आपकी मर्जी से चलेगा, आप जब चाहो एक्साइट करा दो, आप चाहो मत कराओ, और एक्साइटेशन हो ही रहा तो आप सारे एक्साइट कराओ, ns का nd ऑर्बिटल में और np का भी nd ऑर्बिटल में, क्योंकि आपके पास तो 5 डब्बे खाली हैं, आप इसको भी एक्साइट करा दो और इसको भी एक्साइट करा दो। जब दोनों ही एक्साइट कराओगे तो आपके पास 6 डब्बे अनपेयर्ड हो गए, मतलब आप 6 बॉन्ड बना सकते हो। तो मॉलिक्यूल्स को कैसे पता कि कितने एक्साइट कराना है, और एक्साइट कराने के लिए जो एनर्जी ले रहे हो वो एनर्जी कौन देगा, क्या ये अपनी मर्जी से एक्साइट ही करता रहेगा, और एक्साइट ही करता है तो वापस क्यों नहीं इकट्ठे सारे पेयर हो जा रहे। कुछ सवाल समझे या फिर जस्ट ऐसा बोल दिया कि ग्राउंड के बाद एक्साइटेड होता है, बोला क्या मस्त पढ़ाते हो सर, देखिए एक्साइट में भी चले गए। हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, क्या बात है। तो SO3 में क्यों सबको अनपेयर्ड कर देते हो, SO3 में तो 6 बॉन्ड बनी, तो इसको भी जंप कर देते। ये तो दुनिया में हाईली स्टेबल था, इसे क्या परेशानी थी वो d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन भेजे, और भेजने में तो कुछ एनर्जी खर्च हो रही होगी, वो एनर्जी कहाँ से आई, आपके कहने से हाफ फील्ड, आपके कहने से फुल फील्ड, आपके कहने से सारे एक ही डब्बे में 6 के 6 आ जाएं, ऐसा क्यों नहीं हो गया। मेरे वर्ड समझ रहे ना, SO3 में 6 बॉन्ड होते हैं, तो उसमें ये भी जंप कर जाता है और D में 2 पहुंच जाते हैं, तो आपको कैसे पता है कब सारे ही अनपेयर्ड कर देने, कब एक ही को जंप करना है, क्यों इसको हाफ फील्ड वाला ये गलत रीज़न है। हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा कोई लाइसेंस मिल गया क्या उसे, वो केवल एक शब्द आपने रट लिया कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल देन इन बिटवीन और पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, उसका भी रीजन है। मेरी बात सुनो, मैंने जो क्वेश्चंस आपसे रेज किया कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों यहाँ जंप हुआ, जंप होने के लिए इसे एनर्जी कहाँ से मिली, और अगर ये जंप ही होते रहते तो ये तो कहीं भी चले जाते, इसे छोड़ के सब इसमें चले जाओ किसी टाइम पर, मान लो कि ये जो थे बाकी भी ये इधर चले जाएं। बोलो सुनाई दे रहा है क्या, लगे हुए वॉइस, क्या मतलब सुनाई नहीं दिया, मेरा ब्लूटूथ ऑफ हो गया। आप बोलो क्या दिक्कत आई आपको, आवाज़ सुनाई दे रही क्या मेरी, क्या बोल रहे हो, अभी क्लियर है, ओके। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जंपिंग आपकी मर्जी से तो नहीं होता, मान लो क्यों यही चला गया, ये भी चला जाए, जब ये SO3 में सारे अनपेयर्ड हो जाते तो इसे क्या पता था कि 3 ऑक्सीजन आएंगे तभी चलो चलना है, वरना इधर ही बैठे रहो, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स है, अपने हिसाब से थोड़ी ना चलेगा कि आपको कितने पेयर्ड कराने अनपेयर्ड कराने। वही टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा, उससे पहले हम लोग जो जनरल ट्रेंड समझते हैं वही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के d में भेज दिया, सवाल ये उठा कि ये जंपिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो कहाँ से आई। इतना तो समझ पाए हो कि नहीं, बोलो हाँ ना। 3D को एक इलेक्ट्रॉन मिलके कौन सा आपने स्टेबिलिटी बढ़ा दी थी, आपने बोला कि ये हाफ फील्ड हो जाएगा, चलो ये स्टेबल हुआ,
इसको क्या फ़ायदा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो कोई भी फ़ायदा नहीं था। इवन आपने एनर्जी दी होगी तभी ये जंप हुआ होगा, और जंप हुआ होगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने पे तो अनस्टेबल होना चाहिए, आप तो स्टेबल की साइड ही मूव करोगे। चलो, ये जो सब सवाल हैं कुछ देर में आप समझ जाओगे। बेसिक हम इतना समझते हैं कि कितने पी पाई और पी पाई बॉन्ड थे। तो हमने क्या किया, इसको ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया डी में। अब हमारे पास 4 डब्बे खाली हो गए और 2 ऑक्सीजन एटम आ रहे जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसको भी ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p4, जिसमें मैंने ये लिखा ये 2s 2s2 के इलेक्ट्रॉन, और 2p का जो डब्बा है 2p4 मतलब जो ऑक्सीजन का 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक पेयर्ड है, मतलब यही 2 अनपेयर्ड हैं। बोलो हाँ ना। इसमें भी आप लिखोगे 8 एटॉमिक नंबर, तो ये आ जाएगा 2s2, और अगला जो 2p ऑक्सीजन का जो 2p4 है उसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन और एक पेयर्ड, जो अनपेयर्ड हैं वही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हर एक ऑक्सीजन का, ईच ऑक्सीजन एटम का पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, ये तो आपको पढ़ाया था। तो ये जाएगा 2p का एक इलेक्ट्रॉन गया और 3p के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग किया, और आप क्या बोलोगे 2p 3p सिग्मा बॉन्ड। बोलो हाँ ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बोलो हाँ ना, कोई तकलीफ तो नहीं? जिस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा और जिस तरह का बॉन्ड बन रहा उसका केवल नाम पढ़ देना। तो अब दूसरे ऑक्सीजन का भी पहला इलेक्ट्रॉन जाके इधर 3p के साथ मर्ज हुआ, और हम बोलेंगे 2p 3p में फिर से सिग्मा बॉन्ड बना। बोलो हाँ ना। स्ट्रक्चर देखो फिर से, सल्फर डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना वो ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल सल्फर के 3p ऑर्बिटल के बीच सिग्मा, ये जो ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन सल्फर के 3p ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज सिग्मा। तो अगर आप इस सिग्मा को मोर करेक्ट बोलो 2p 3p सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ये और प्रेसाइज आंसर आपको समझ आया। तो इसका ये वाला और इसका ये पेयर्ड हो गया, इसका एक इसके साथ पेयर्ड हो गया। तो अभी देखो 3p में एक ही अनपेयर्ड बचा है, और इस जो पहला ऑक्सीजन का भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, ये जाके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो सेम एटम इस बार दूसरा बॉन्ड बनाएगा। तो वो पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल पाई बॉन्ड बनेगा। और ये पाई बॉन्ड 2p के बीच में 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन 3p ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर, तो मैं इसे बोल सकता हूं p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच पाई बॉन्ड बना। मोर करेक्ट बोलो तो 2p 3d पाई, जिसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं p पाई d पाई बॉन्डिंग। बोलो समझे हो कि नहीं, या बाउंस उड़ गया? तो एक जो पाई बॉन्ड बना वो दोनों ही एटम के p और p ऑर्बिटल में बना, तो नाम पड़ दिया p पाई d पाई बॉन्डिंग। लेकिन इसका जो अगला जो ऑक्सीजन एटम है उसका ये वाला तो पेयर्ड हो चुका सिग्मा में, तो ये वाला एक अनपेयर्ड है, और ऊपर इधर p में कोई खाली नहीं, ये सब पेयर्ड हो लिए। तो ये वाला जो बचा है और वो 3d का ऑर्बिटल है, तो जब ये जाके बॉन्डिंग करेगा तो हम इसको बोलेंगे p ऑर्बिटल के बीच d ऑर्बिटल के बीच बना, तो इसे पढ़ेंगे p पाई, और ये वाला जो पाई बना दैट इज p पाई d पाई बॉन्डिंग। मोर करेक्ट अगर आप बोलोगे तो 2p पाई 3d पाई बॉन्डिंग। बोलो हाँ ना। अभी कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ आए? एवरीबॉडी गॉट इट? SO3 का आप मुझे करके व्हाट्सअप करोगे और मैं देख लूँगा। SO3 का आप खुद ही करना। SO3 में एक p पाई बॉन्ड होता है और 2 p पाई d पाई बॉन्डिंग होते, क्योंकि जब 6 बॉन्ड बनाओगी तो ये भी जंप कर जाएगा, तो यहाँ 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन d में आ जाएगा, तो d के 2 बॉन्डिंग पाई बनेंगे,
पी पाई डी पाई। सो वो आप मुझे करके बताओगे। बोलो ये समझ आया या ऑलरेडी आता था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, चलिए। सो अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि ये एक्साइटेशन कैसे हुआ। ये जो चारों सवाल पूछे ये ज़्यादातर आपके जेई लेवल पे टीचर्स डिस्कस नहीं करते हैं। रीज़न कुछ भी हो वही जाने, हम लोग तो अपने काम की बात कर लेते हैं और फिर रटना और भी टफ पड़ता है। इससे बेटर मैं तो ये मानता हूँ कि आपको डिस्कस कर दिया जाए, फिर आपको वो रटा रहे ना रहे लेकिन वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा। पी पाई डी पाई का मतलब क्या है कि किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर पी और पी के बीच कर रहा पी पाई, पी और डी के बीच कर रहा पी पाई डी पाई। इट्स ऑल राइट। चलिए, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोवेलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी। इसका नाम जेई में ना तो बुक लिखते हैं ना ही नीट में बुक लिखते हैं। बुक वाले इस टॉपिक को ऐसे मेंशन नहीं करते, लेकिन इसको एक्सप्लेन जरूर करते हैं अंदर। इसी पॉइंट को हम लोग आगे पढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। कोवेलेंसी का मतलब मुझे लगता सभी लोग जानते होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंसी? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज कोवेलेंसी, या कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, दैट इज देयर कोवेलेंसी। बोलो हाँ ना। कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, दैट इज देयर कोवेलेंसी। बोलो हाँ ना। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, पहले से जानते थे। इट्स ऑल राइट। यहाँ पर हम लोग एक स्लाइड आगे निकल गए, पहले ये पढ़ना है और फिर कोवेलेंसी और एक्साइटेशन थ्योरी का आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। पहले जो आपके जेई और नीट में ये जो सवाल यूज़ करते हैं विदाउट एनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, पहले वो सवाल देखते हैं फिर उस कंटेंट को देखते हैं। सो कोवेलेंसी का मतलब तो आप समझते हो ना, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ ना। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अब मैं आपसे बात करता हूं कि कार्बन का हम लोग चालू करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 6, मतलब 6 एटॉमिक नंबर है। लास्ट वैलेंस सेल सेकेंड नंबर है और जिसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2। इसका अगर मैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2s2 और 2p2। बोलो हाँ या ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट हुआ और वैकेंट पी ऑर्बिटल में चला गया। 2s के इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के काफी पास होते हैं। 2s के इलेक्ट्रॉन कैसे 2p ऑर्बिटल में एक्साइट हुआ, और अगर ये एक्साइट नहीं होता तो कार्बन के पास केवल 2 ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं। नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितने अनपेयर्ड डब्बे होते हैं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं, उतने ही बॉन्ड बनने चाहिए। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं, तो कार्बन को 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए और इसे डाईवैलेंट फॉर्म में बनना चाहिए। बट हम तो ऐसे रटे हैं, कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट मॉलिक्यूल्स, कार्बन केवल 4 ही बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ ना। ऐसा क्यों? अगर आप एक्साइटेशन नहीं करते या एक्साइटेशन के लिए एनर्जी आप बाहर से नहीं देते, तब तो इसके ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल थे, तो 2 ऑर्बिटल में 2 हाइड्रोजन आ जाता और CH2 मॉलिक्यूल्स बना देता, और हम बोलते कार्बन ने यहाँ पर 2 ही बॉन्ड बनाए, मतलब डाइवेलेंट नेचर का है। लेकिन हमें तो ऐसा पता है या रटा हुआ है
कि कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट होता है? बोलो हाँ ना। तो सवाल ये है कि एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आई? इसको जरा और डेप्थ में समझने के लिए एक बार थोड़ा सा नीचे चलते हैं, फिर मैं इसके आंसर को आपके साथ कोरिलेट करता हूँ। एक साइमल्टेनियसली क्वेश्चन समझिए। आप इधर देखिए, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बोलो। ये मैं आपको पहले शायद बोल चुका, पढ़ा चुका ये टॉपिक थोड़ा बहुत। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। एटॉमिक नंबर इज 15। तो लास्ट अगर मैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लिखूं तो 3s2 है। 3p में 3p ऑर्बिटल में 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और d यहाँ खाली पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 और 3d में 0 है। मान लो अगर मैंने PH3 मॉलिक्यूल्स लिखा तो 3 ही तो हाइड्रोजन एटम आएंगे और इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के PH3 बनाएगा। तो यहाँ क्यों एक्साइट नहीं कराया? एक्साइट करा के आप डायरेक्ट यही बोलते कि ये 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये तो डायरेक्ट ही 5 बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ ना। सवाल समझ आया कि नहीं आया? मान लो आप इधर अगर क्लोरीन एटम लाए होते तो ये 3 क्लोरीन एटम जुड़ जाता और PCl3 बनता। और आपने तो ये भी पढ़ा है और मैं पढ़ा के आया कि ये PCl5 भी बनता है। एज अ रिएजेंट ऑर्गेनिक में यूज किया, कैसे बनता है ये नहीं पढ़ाया। तो आप जब 5 बॉन्ड बनाओगे तो P में तो 3 ही डब्बे खाली थे, मतलब एक एक्साइट कराया होगा। तो यहाँ पर एक्साइट करने के बाद का सीन देखो जरा। 3s में एक इलेक्ट्रॉन, P में ऑलरेडी एक एक अनपेयर्ड था और D के जो 5 डब्बे हैं 1 2 3 4 5, वहाँ पर भी ये 5 में आपने S का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया, ऐसे लिखो जरा। और डब्बे खाली 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। तो ये 5 कोई Cl आया होगा और PCl3 बना दिया। तो आपको कैसे पता था कि कब ये 3 बॉन्ड बनाएगा और कोवेलेंसी 3 दिखाएगा, कब ये 5 बॉन्ड बनाएगा और कोवेलेंसी 5 दिखाएगा, कब ये एक्साइट करेगा और कब नहीं करेगा? तो आप ये बोलोगे कि सर अगर हमने एक्साइटेशन नहीं कराया था तो 3s2 था और 3p3 था, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस से 3 क्लोरीन जाके डायरेक्टली 3 ही बॉन्ड बना रहे, तो इसकी इस टाइम कोवेलेंसी 3 है और इसने 3 ही बॉन्ड बनाया। तो फिर क्यों नहीं आप कार्बन में एक्साइटेशन के पहले 2 कोवेलेंसी क्यों नहीं बोलते? बोलो हाँ ना। अभी इतना बोलो, सवाल समझ आया, कॉन्सेप्ट आया नहीं आया वो बहुत पीछे की बात है। एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चंस? आप हमेशा हमेशा ये बोलते हैं कि कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइट करेगा, 4 अनपेयर्ड डब्बे खाली होंगे, कोई भी 4 एटम दूसरे आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके मान लो हाइड्रोजन आया और ये जाके एक एक बॉन्ड बनाया और मीथेन बनाया, CH4 या CCl4 बनाया। लेकिन यहाँ तो आप फॉस्फोरस में ऐसा नहीं कर रहे। आपकी मर्जी है 3 बॉन्ड बनाना तो एक्साइट नहीं कराया, और आपकी मर्जी 5 बॉन्ड बनाना तो एक्साइट करा दिया। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स को पहले पता था कि कब एक्साइट कराना है कब नहीं कराना? और एक्साइट कराना तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? यहाँ तक बोलो, कुछ समझ आया कि नहीं आया? फॉस्फोरस में, सल्फर में जो कई सारी कोवेलेंसी दिखाते हैं, उनमें क्या वजह है कि कभी वो एक्साइटेशन से पहले भी कंपाउंड बना ले रहे PH3, कभी वो एक्साइटेशन के बाद भी कंपाउंड बना रहे PCl5? तो कार्बन को ऐसी क्या दिक्कत थी कि एक्साइटेशन के पहले डाइवेलेंट नहीं बनाया? वेटिंग योर आंसर गाइस, प्लीज टेल मी। और ये चीज आपको, मुझे लगता है कि यहाँ तक नहीं पढ़ाते।
कार्बिन अलग चीज है, कुछ भी मत बोलो। और कार्बिन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप ये तो नहीं बोलते ना कि वो डाइवेलेंट है। कार्बन केवल टेट्रावेलेंट होता है, किसी कंपाउंड की बात चल रही। कार्बिन तो अभी अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है। जो भी कार्बिन बनाया उसके तरीके पढ़े होंगे आप। कार्बिन जो आप पढ़े होंगे, मान लो ये कार्बन है और यहाँ पर 2 Cl जुड़े हुए हैं और ये एक लोन पेयर है और एक डब्बा खाली है, इसको कार्बिन पढ़ते। और दोनों ही लोन पेयर एक ही डब्बे में हों, उसे सिंगलेट कार्बिन पढ़ते हैं। सो वो एक अलग चीज़ है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। हम ये बना बनाया चीज़ है, हम लोग इसे बनने से पहले की बात कर रहे हैं। इसने 4 बॉन्ड ही बना रखे थे, आपने दो एक तोड़ के निकाल दिया, वो Cl- निकल गया तो इधर प्लस आ गया, डब्बा खाली है। कार्बिन बनने का अलग मेथड है, हर कोई कंपाउंड कार्बिन नहीं बना देते। सेलेक्टिव मेथड है, हीट एनर्जी वो सब, वो अलग चीज़ है। बिल्कुल मर्ज मत करिए। ये बात जरूर है कि कार्बिन जैसा केस आपको लग रहा है, आप ये बोल सकते सर जैसे कार्बिन एग्जिस्ट करता है ऐसे ही इसके आपको बोलना चालू कर देना चाहिए कि कार्बन डाइवेलेंट भी कंपाउंड बनाता है, कार्बन टेट्रावेलेंट भी बनाता है। लेकिन ये बात फैक्ट है, कार्बन केवल 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 टेट्रावेलेंट ही बनाता है, कार्बन कभी डाइवेलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। कार्बिन एग्जिस्ट नहीं करता है, रिएक्शन के ड्यूरिंग इंटरमीडिएट बनता है, तुरंत दूसरे पे जुड़ जाता है। ऋषभ समझ आया कि नहीं? सर फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, एक पेज की कहानी लिख दी। बोलो आंसर बोलो, एनीबॉडी एल्स? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इसलिए होता है शायद, और कार्बन में नहीं होता है इसलिए कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट बनाता है। ऑल राइट, लिटिल बिट आंसर इज करेक्ट। आंसर फिटफाट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डी ऑर्बिटल एक रीज़न हो सकता है, लेकिन आपसे हम कब कह रहे कि आप डी में जंप कराओ? आप तो पी में ही ना जंप करा रहे हो, पी का ही डब्बा खाली है। तो मैं ये पूछ रहा कि ये जंप कराने से पहले ओवरलैपिंग करा दो ना, क्यों जंप करा रहे हो? फॉस्फोरस में तो आप जंप नहीं करा रहे थे, डी में मत भेजो। लेकिन आप तीनों अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन थे वहीं एक एक H चिपका दिया और PH3 बना दिया। Cl अगर चिपकाया होता तो PCl3 बना दिया। अगर 5 Cl जोड़ने होते तो इस डब्बे को भी यहाँ भेज देते, ये 1 2 3 4 और यहाँ से एक चला गया, मतलब 5 डब्बे खाली हैं तो PCl5 भी बन गया। तो ग्राउंड स्टेट में भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा और एक्साइटेशन में भी एग्जिस्ट कर रहा। तो मेरा सवाल है कि इधर ग्राउंड में क्यों नहीं कर रहा, क्यों केवल 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 एक्साइटेशन में ही करता है? पहले मुझे ये बताओ, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? आर यू क्लियर विद द क्वेश्चंस? आंसर विल बी द लेटर ऑन। क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आया? कुछ तो बोलो, हाँ ना तो बोल ही दो। स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहां तक। अब मेरी बात सुनिए, कार्बन केवल टेट्रावेलेंट ही होता है, ये बोलना ज़्यादा करेक्ट तब होगा कार्बन ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट अगर इसका लिखा जाए तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 और p के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं जो 2 अनपेयर्ड हैं और एक पूरा वैकेंट है, इसको पढ़ते वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये ग्राउंड स्टेट में डाइवेलेंट ही होगा, ये बोलना ज़्यादा करेक्ट है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन एक्साइटेड स्टेट। तो अब सवाल हम लोग अपने अगले पर आ गए।
पहले तो आप इसको नोट पॉइंट करके ये बोलना सीखिए, कार्बन केवल एक्साइटेड स्टेट में ही टेट्रावेलेंट होता है, ग्राउंड स्टेट में कभी भी कार्बन टेट्रावेलेंट नहीं होता है। ये लाइन समझ पाए हो क्या, ये वर्ड समझ पाए हो, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर 4 डब्बे अनपेयर्ड हो गए, अब आप कोई 4 एटम लाइए, कोवेलेंसी शेयर करिए, एक एक इलेक्ट्रॉन लाइए और इनको पेयर्ड कर दीजिए, 1 2 3 4, पहले से खुद का एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक जो भी एटम हाइड्रोजन क्लोरीन आया और CH4 बना दिया या Cl4 बना दिया। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चारों अनपेयर्ड डब्बे हुए और ये टेट्रावेलेंट फॉर्म बनाया। बोलो हाँ कि ना। सवाल ये है, ये मान लिया कि कार्बन टेट्रावेलेंट में एक्साइटेड होता है, लेकिन आप तो मुझे वही चीज बताओ कि एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आई, क्यों आपने ओवरलैपिंग एक्साइटेशन से पहले नहीं कराया, करा देते तो आपका क्या बिगड़ने वाला था, कोई 2 एटम लाते और 2 जोड़ देते, तो आप लोग कुछ ऐसा आंसर फिट कर देते कि सर CH2 में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बराबर है। लेकिन ये रीज़न तो जरा फिट नहीं बैठा। जरा देखो BeCl2 एग्जिस्ट करता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, BeCl3 एग्जिस्ट करता है, इनकम्प्लीट है, AlCl3 एग्जिस्ट करता है, इनकम्प्लीट है। तो ये आंसर फिट कर देना कि हमने एक्साइटेशन इसलिए कराया है ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ये उसका कॉज नहीं है, वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि वो एक्साइटेशन में चला गया था। बोलो हाँ कि ना। ये ज़्यादा टफ अंग्रेजी हिंदी पढ़ा रहे हो क्या सर, बिल्कुल डेप्थ से लेते ही जा रहे हो, तकलीफ तो नहीं है, जरा मुझे बताओ यहाँ तक सब लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऋषभ क्या समझ नहीं आ रहा है? तकलीफ नहीं है ऐसा लिखा है, ओके। ऑल क्लियर, ओके। अब मेरी बात सुनिए, वेदांत नारखेड़े, ओके, मैं आई करेक्ट माइट भी, क्योंकि बाकी आपका मराठी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। चलिए काम की बात सुनिए, रीज़न ये है कि सर फॉस्फोरस में तो एक्साइटेशन नहीं कराया, तो ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर डब्बे थे उतने बॉन्ड बना लिए और बोला एग्जिस्ट किया, एक्साइटेशन के बाद भी बनाया और बोला एक्साइट किया। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या पढ़ रहे थे गाइस, प्लीज लिसन इट। मैंने क्या बोला बात मेरी समझ पा रहे हो आप लोग, हिंदी समझ लेते हो, यू ऑल आर क्लियर विद द कंटेंट। चलो लेट्स कम विद द टॉपिक। सवाल ये बोला, इसको नोट पॉइंट समझो, बाकी हम लोग और क्लासिफिकेशन में सब डिटेल पढ़ेंगे। मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो एक्साइटेशन हो रहा वो 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा और आपने इसका ग्राउंड स्टेट के जो 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 के थे उसे p का जो एक डब्बा खाली था उसमें एक्साइट कराओगे, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट लिखोगे और यहाँ 2s में एक इलेक्ट्रॉन और p में एक इलेक्ट्रॉन। बड़ा क्लियर सुनिए, बहुत क्लियर, ओनली 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 कार्बन में ऐसा होगा जिसमें एक्साइटेशन ऑटोमेटिक होता है। लेकिन ये तो शब्द बोल दिए, हमको कैसे समझ आया ऐसा होता भी है? इसका रीज़न हम लोग और डिटेल अंदर पढ़ेंगे। रीज़न ये है कि इस एक्साइटेशन के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी थर्मल एनर्जी या सराउंडिंग से मिल जाती है, और सराउंडिंग से वो एनर्जी मिल गया तो ये हमेशा एक्साइट कर जाएगा, और एक्साइट अगर किया तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इस फॉर्म में एग्जिस्ट किया
तो 4 डब्बे अनपेयर्ड हैं, कोई 4 और एटम आके एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, कोवेलेंसी करेगा, शेयर्ड करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, और इसकी वजह से खुदा नहीं खास्ता उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करना प्रायोरिटी नहीं था। ऑक्टेट कंप्लीट इज मोर स्टेबल ऐसा कहीं नहीं है। PCl5 में तो 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से ऊपर निकल गए, फिर क्यों वो बन रहा, फिर क्यों वो स्टेबल है? तो वो तो 9th-10th में जब पढ़ते हो ना तब सिखाया जाता ऑक्टेट कंप्लीट, और उसी पैटर्न को जेई वाले भी सिखाते हैं, इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं इनऑर्गेनिक को। बोलो आर यू गेटिंग मी और नॉट? इसका रीजन मैं एक्सप्लेनेशन में लेके आऊंगा, अभी आप केवल शब्दों को समझ लीजिए। केवल 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 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, और उसमें भी केवल कार्बन। अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन का क्यों नहीं आपने अपने आप एक्साइटेशन होने दे रहे, कार्बन ऑक्सीजन का क्यों नहीं अपने आप एक्साइटेशन होने दे रहे? मैं सारे एग्जाम्पल लिखूंगा और आप समझ जाओगे। अभी क्योंकि मैं फाइनली आंसर बोल दे रहा हूं आपको, केवल कार्बन में जो एक्साइटेशन होना था उसको एनर्जी आप बाहर से दीजिए, लेकिन बाहर से देने की जरूरत नहीं है। उतना एनर्जी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अवेलेबल है। वो एनर्जी कार्बन का मॉलिक्यूल्स गेन करेगा, तुरंत 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2p में चला जाएगा, 4 अनपेयर डब्बे हो गए, कोई 4 एटम आके जुड़ गए। तो केवल एक्साइटेड स्टेट में कार्बन टेट्रावेलेंट है, ग्राउंड स्टेट में टेट्रावेलेंट नहीं है। लेकिन हम तो इस लाइन को डायरेक्ट ऐसे पढ़ लेते हैं, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बोलो हाँ कि ना? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस कंटेंट? फॉस्फोरस में ऐसा नहीं है। जब फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब आपने उसको एनर्जी बाहर से नहीं दी, इसलिए वो एक्साइट नहीं किया तो वो PH3 PCl3 पे रुक गया। और जब आप एनर्जी दोगे तो वो सारे अनपेयर्ड डब्बे कर लेगा, 5 डब्बे खाली हो जाएंगे, 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे, पांचों के साथ बॉन्डिंग करेगा और 5 बॉन्ड बनाएगा। सीखेंगे, इससे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे अब, और फिर हर एक एग्जाम्पल को टच करेंगे। आर यू क्लियर टिल दैट? मतलब कार्बन बिलो 25 डिग्री सेल्सियस ही डाइवेलेंट है। इतना रिसर्च तो मत करिए, मेरा मतलब है रूम टेम्परेचर में कोई भी टेम्परेचर अवेलेबल हो, बट वो 0 डिग्री मत कर देना, ताकि वो फ्रीज हो जाए और वो एक्साइटेशन ना करे। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि 25 डिग्री तक, और 25 से ऊपर कर दिया तब तो कोई भी एक्साइटेशन करने लगता है। अब 25 से नीचे का मतलब 0 मत लिख देना, कि आप ही तो बोल रहे रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो 25 मानते हैं, बट हाँ वो 20 डिग्री भी हो, 22 भी हो, 24 भी हो, 25 भी हो, सभी में कार्बन एक्साइट कर जाएगा। यस वेदांत, क्या बोलते हैं अथंग त्रिवेदी, इसके अलावा कुछ बोलना चाह रहे हो? आर यू क्लियर विद द कंसर्न? नहीं समझे? क्या नहीं समझे बोलो। ओके क्लियर हुआ, ऑल राइट। चलिए, सो ये ऐसा आप जरूर बोल सकते हैं कि कार्बन केवल रूम टेम्परेचर पे काम करेगा, बाकी सारे मान लो 50 डिग्री से ऊपर काम करते होंगे, तो 50 डिग्री तो रूम टेम्परेचर नहीं है, मतलब उनका एक्साइटेशन के लिए हमें एनर्जी बाहर से देनी होती है। तो आप सवाल ये उठाओगे, क्या सर आप बीकर में आग लगा दोगे, हीट करोगे, क्या करोगे कि पता चलेगा कि 3 नहीं 5 बॉन्ड बनाएगा? तो वो चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस कर लेते। बोलो हाँ ना? उसको पढ़ने से पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, और थ्योरी में ये इस तरीके का कोई चार्ट वार्ट आपको नहीं याद करना है, केवल इसका कंसर्न समझना है। सो कोवेलेंसी का मतलब आप जान चुके हो, और एक्साइटेशन, कोवेलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी तो किसी के भी पीछे लगा दो कि भाई उसका क्या रीज़न है, इसलिए ये शब्द लिखा। एक्साइटेशन स्टेट आप जानते हो, एक होता ग्राउंड स्टेट और दूसरा एक्साइटेशन।
तो ये वही लिखा, कुछ नया शब्द नहीं है, अलग से कंफ्यूज मत होना। अब एक्साइटेशन दो तरह के होते हैं, एक होता फ्री एक्साइटेशन जिसमें केवल कार्बन में होता, मैंने इधर लिखा भी है, ओनली कार्बन 2s2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 3 डब्बे में 2 पेयर्ड और एक ये 2p2 लिखा है। तो यहाँ जो डब्बा एक खाली है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें भेजने के लिए अप टू 25 नॉट बियॉन्ड दैट, अप टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर की एनर्जी इनफ है जो इसको एक्साइट करा दे और सारे डब्बे अनपेयर्ड कर दे। और जब 4 अनपेयर्ड हो गए तो हम बोलेंगे 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हम बोलेंगे टेट्रावेल। तो आप ये दिमाग में उतार दोगे कि कार्बन में ये ऑटोमेटिक एक्साइटेशन होता है, जो मैं बार बार सवाल पूछ रहा था कि क्यों 2s से 2p में जाएगा या 3d में जाएगा, उसका रीज़न केवल कार्बन में ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक मतलब जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर दे रहा है इसलिए ऑटोमेटिक होता है। इसके अलावा हर जगह फोर्स्ड एक्साइटेशन होगा, आपको एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। आप अगर एक्साइटेशन करा रहे तो आप एनर्जी दोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे, मतलब बाकी सारे मॉलिक्यूल्स एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगा, उसके लिए आप एनर्जी दोगे। बोलो हाँ कि ना। ये पॉइंट समझ पाए हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? चलिए, इसी फोर्स्ड एक्साइटेशन की क्या क्या कंडीशन है उसे मैंने लिखा है। कंडीशन ऑफ एक्साइटेशन या फोर्स्ड एक्साइटेशन का क्या मतलब है, कैसे होगा। एक्साइटेशन होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि भाई डब्बा खाली होना चाहिए। अगर ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो एक्साइटेशन नहीं होगा। वही कहानी है नाइट्रोजन में, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे 2s में 2s2 के ये इलेक्ट्रॉन, p के 3 डब्बे देखो तीनों अनपेयर्ड हैं और 2pd नहीं होता है, या ऐसे बोलें 2d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो आप यहां पर इस 2s इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा ही नहीं पाओगे। आपने तो ये बोला था सर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे मिल जाएगा, तो एनर्जी तो है, ये बार बार एक्साइटेशन के लिए जा भी रहा है, लेकिन डब्बा खाली नहीं है, ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन में एक्साइटेशन नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना। नहीं समझ पाए? शब्द समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही डेप्थ कंसर्न है, बहुत ही हाई लेवल नॉलेज है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वीडियो घर पे पढ़ने के बाद ज़रूर देखें और जो जो हिंदी टर्म्स बोले हैं उन्हें सुन के और शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड में लिखने की कोशिश करें। केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया होने से 80% इनऑर्गेनिक ख़त्म है। बाकी चैप्टर वाइज केवल एप्लीकेशन होते हैं तो वो एप्लीकेशन करा दिए जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। तो अब आप यहाँ पे ऐसा सवाल नहीं उठा सकते कि ग्राउंड स्टेट में अलग बॉन्ड बनाएगा और क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में नाइट्रोजन अलग बनाएगा। डेफिनेटली नाइट्रोजन जब भी बॉन्ड बनाएगा केवल 3 ही बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो NH3 लिखो, NCl3 लिखो, NF3 लिखो और कुछ भी लिखो। बोलो हाँ कि ना। इसमें एक्साइटेशन ना तो फोर्सफुली होगा और ना ही नॉर्मली होगा, नेचुरली होगा, क्योंकि पी का डब्बा सारे अनपेयर्ड हैं और आगे कोई डब्बा खाली नहीं है। बोलो हाँ कि ना। अब ये आपको डाउट उठ रहा होगा कि सर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी तो बनाता है, वो 4 बॉन्ड बनाना एक अलग कहानी है। उसमें ये जो 2s के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है और वो कोवेलेंसी नहीं है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और वो एक अलग कहानी है। तो नॉर्मली जनरली हाइब्रिडाइजेशन में
नाइट्रोजन तीन ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल दिखाता है, चाहे उसको ग्राउंड स्टेट में मानो, चाहे उसे एक्साइटेशन में मानो, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। मोर करेक्ट ये बोला जाए कि नाइट्रोजन में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ वैकेंट डी नहीं है और पी में सारे अनपेयर्ड भरे हुए हैं। तो थर्मल एनर्जी या सराउंडिंग एनर्जी होते हुए भी कार्बन की तरह ये 2s के इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाए। जंपिंग एनर्जी तो इसको मिल गई थी इन्वायरमेंट से, लेकिन जंप नहीं हुए। बोलो हाँ कि ना। तो अगर ये कहानी नाइट्रोजन में ऐसा है तो मुझे लगता है आप अब मेरी बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ऑक्सीजन में भी तो ऐसा ही होगा, 2s2 2p4 है, तो इस बार तो p में दो एक डब्बा पेयर्ड भी हो चुका है। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब ये भी जंप नहीं करेगा, ये ग्राउंड स्टेट में ही दो बॉन्ड बनाएगा। और बड़ी अच्छी बात ये है, इधर सुनो, एग्जामिनर आपसे बोलता है H2O बनता है, H3O प्लस बनता है, H4 प्लस नहीं बनता है। आगे मेरी स्लाइड है, मैं जरूर डिस्कस करूंगा। H5O नहीं बनता है, H6O नहीं बनता है, लेकिन इसी का जो आगे जो एटम होते हैं ना सल्फर, वो 6 कोवेलेंसी दिखाता है। तो सवाल ये उठेगा ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ऑक्सीजन में एक्साइटेशन नहीं हो पा रहा, ये अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे क्योंकि आगे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वो लोग कितने लोग ये बात समझ पाए? Everybody is understood the concern which I said. चलिए, यही रीज़न है नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। जब डब्बे ही 3 खाली हैं तो 3 से पेयर्ड होगा, और एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिया तो मैक्सिमम 4, कभी भी 5 नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन से नीचे जो अगला एलिमेंट आता है फॉस्फोरस, वो 5 बॉन्ड बना लेता है क्योंकि वहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन वो तभी करेगा जब उसे आप एनर्जी दोगे। तो सवाल ये उठेगा कि सर एनर्जी कैसे देते हो? क्या हम अलग से उसे हीट करें? क्या करें? कैसे पता चला एनर्जी मिलने लगी है, एनर्जी नहीं मिल रहा? ये सवाल हमारा अगला रहेगा। बोलो हाँ कि ना। सो एक्साइटेशन दो तरह के थे, एक फ्री एक्साइटेशन जो केवल कार्बन में होगा, दूसरा फोर्स्ड एक्साइटेशन जो कार्बन के अलावा सभी में होगा। नाइट्रोजन में होता नहीं है, ना फ्री होता ना फोर्स्ड होता। ऑक्सीजन में होता नहीं क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं, तो जंप करा के भेजोगे कहाँ? बात मेरी समझ आई? अब आपका क्लियर सवाल यही उठ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता कि सल्फर में क्या बोलते हैं फॉस्फोरस में एक्साइटेशन हो रहा है? थर्मल पे ये चालू नहीं है और रूम टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो मान लो एक बीकर में फॉस्फोरस लिया, एक में क्लोरीन लिया, दोनों को इकट्ठा मिला दिया, तो क्या वो PCl3 बनाएगा या PCl5 बनाएगा या दोनों बनाएगा? या पहले PCl3 बनाएगा, फिर मैं बीकर को हीट करूं ताकि एक्साइटेशन होने लगे और वो PCl5 बनाने लगे? बोलो हाँ कि ना। यही तो दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो? आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, सर मान लो एक बीकर में फास्फोरस लिया, दूसरे बीकर में क्लोरीन लिया Cl2 गैस, अब मैंने दोनों को आपस में मिला दिया, तो मुझे बताओ कि इसे इधर क्या बन रहा है, PCl3 बन रहा है या PCl5 बन रहा या दोनों बन रहा? और मैंने तो ये रूम टेम्परेचर रखा हुआ है। बोलो आप लोग, बोलो आपका कुछ विजन हो, कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं तो आंसर बोलूंगा कि ये दोनों बन रहे, लेकिन आप बोलोगे हमें कैसे पता? अभी तो आप एनर्जी चिल्ला रहे थे और आप अब रूम टेम्परेचर लिख के 5 भी बना रहे हो। रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि इसमें आग लगा दो। PCl3 बनाने में एनर्जी रिलीज होगी, PCl5 में तो 5 बॉन्ड बना दिए, बॉन्ड बनना एनर्जी का रिलीज होना।
तो वो तो और ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब वो और ज़्यादा बनना चाहिए। मेरा आप सवाल नहीं समझ पाए। अब मैं अपने सवाल को और सिंपल वर्ड्स में लेके आता हूँ। आपका सवाल ये है कि जो फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0, ये कब एक्साइटेशन होगा कब नहीं होगा, इस बात को एक्सप्लेन किया जाए। बराबर है। और इसी एक्साइटेशन को हम लोग पढ़ते हैं फोर्स्ड एक्साइटेशन। फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती कराना। जबरदस्ती कराना मतलब आप बाहर से एनर्जी दोगे। बाहर से एनर्जी कैसे दोगे, हीट करके, क्या करके दोगे, उस शब्द को समझाओ। तो फोर्स्ड एक्साइटेशन का मतलब होता है चार्ज्ड कॉन्ट्रैक्शन। आपको कोई हीट वीट नहीं करना है, मेरी बात सुनो। एनर्जी इस फॉर्म में मिल रही है और उस टॉपिक का नाम है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलोगे? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। नहीं समझ पाए हो क्या? अरे बोलो। फोर्स्ड एक्साइटेशन मतलब जो बाहर से एनर्जी दे के कराना, उसी का दूसरा वर्ड होता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। तो कब ये एक्साइटेशन होगा या नहीं होगा, वो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी से पता चलेगा। आप लोग लिख रहे थे ना कोवेलेंसी एंड एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन वर्ड को हम पढ़ेंगे चार्ज का एक्साइट कराना, इलेक्ट्रॉन का एक्साइट कराना, उसका नाम है थ्योरी का चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको सुनो बिल्कुल ध्यान से, चीज़ें 10 मिनट में ये क्लियर हो जाएंगी और ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं रहेगा जो आप ना कर पाओ। आप ये पूरा डेप्थ समझ जाओगे कौन बनता है कौन नहीं बनता। H2S बनता है लेकिन सल्फर 4H के साथ नहीं जुड़ता, H4S नहीं बनता, ये समझ जाओगे इससे। लेकिन सल्फर 4 फ्लोरीन के साथ बनता है, SF4 बनता है, SF4 बनता है। मैं साइड में लिख दूं वरना आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। मैंने बोला H2S बनता है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, इसको मोर करेक्ट लिखते H2S। तो मैंने बोला H4S नहीं बनता है, लेकिन अगर आप 4 फ्लोरीन ले लो तो बनता है। तो हमको कैसे पता कौन बनता कौन नहीं बनता? वही आंसर आता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से। मैंने बोला H2O बनता है, H4O नहीं बनता, R4O नहीं बनता, कुछ भी लिखो यहाँ पर, F4O नहीं बनता, Cl4O नहीं बनता। तो कितने रटोगे? ये रटने वाला रीजन थोड़ी नहीं, तो समझ में आना चाहिए। अब लेट्स आई स्टार्ट दी कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग क्या है हमारा? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमेना या थ्योरी। इसमें मान लो कोई एटम ए है और उसका जो रेडियस है वो न्यूक्लियस से R0 है। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये कैटाइन बना, बोलो हाँ ना? बिल्कुल बोलो हाँ ना। अगर मैं इसको, अब इस बार कैटाइन बना तो रेडियस डिक्रीज हो गया और वो हो गया R0, R डैश, ऐसे पढ़ो, बोलो हाँ ना। और अच्छा, मैं आपके कमेंट पे हूँ इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था। चलो इस साइड अब मैंने किया, अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया तो ये A माइनस एनाइन बना जिसका रेडियस बढ़ गया और दैट इज R0 डबल डैश। तो पहले रेडियस था R0, फिर हो गया R0 डैश और फिर हो गया R0 डबल डैश। मतलब ये साइज बढ़ गई, ये साइज घट गई और ये ऐसे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यही पढ़ना है, समझना चालू करो और इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ और बड़ा डिटेल में। अच्छा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट तक आप कंसंट्रेट करिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। ये तो आप जानते, कैटाइन बनना, रेडियस घटना, एनाइन बनना, रेडियस बढ़ना, न्यूट्रल का छोटा, एनाइन का रेडियस सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल छोटा सबसे कैटाइन का, बस वही लिखा था। अब इसी को समझो, मान लो ये कोई एटम ए है,
उसका ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये कई सारी सेल ऑर्बिटल है, NS ऑर्बिटल होगा, NP ऑर्बिटल होगा, और ये जो लास्ट वाला है उसे मैंने ND ऑर्बिटल बोल दिया। मतलब कोई 3D का ऑर्बिटल है जिसमें 3D1 3D2 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। NS ऑर्बिटल, NP ऑर्बिटल, ND, लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट तो आप ये जानते हो, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को साइज ऑफ एटम बोलते हैं, बोलो हाँ ना, या रेडियस ऑफ द एटम बोलते हो, बोलो हाँ ना। The distance from nucleus till the outermost valence shell electron, that is called radius। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब एक कैटाइन बनाया होगा, तो ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस था, अगर आपने इधर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये कैटाइन बना, और पहले ये जो न्यूट्रल एटम था, तो कैटाइन बनने में प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हैं, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के कम, मतलब साइज का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब कैटाइन बनने पे साइज घटती है। कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, आप ये ऑलरेडी जानते हो, बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना। ये वाला NS को भी खींच लिया अंदर, NP के इलेक्ट्रॉन को भी खींचा और ND के इलेक्ट्रॉन को भी खींचा। सवाल मैंने ये पूछा कि बताइए किसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस किस ऑर्बिटल को ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा, NS के ऑर्बिटल, NP का ऑर्बिटल या ND का ऑर्बिटल, किसको ज़्यादा खींचेगा। तो मैं बोल रहा ये थोड़ा सा अंदर खींच के गया होगा, और ये इधर एक नया NS ऑर्बिटल हो गया, ये थोड़ा खींच के गया, ये नया NP आ गया। और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या सबसे ज़्यादा जो खींच के गया वो ND का ऑर्बिटल खिंचा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो हुआ वो लास्ट ऑर्बिटल पर हुआ, D ऑर्बिटल पर हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो न्यूक्लियस के जितने पास है उसे ज़्यादा खींचेगा न्यूक्लियस, तो NS ऑर्बिटल ज़्यादा खींचना चाहिए देन NP, लेकिन ये कुछ खास नहीं खींच सके, थोड़ा सा ही डिस्टेंस खिसके हुए न्यूक्लियस की साइड। लेकिन अगर ये पुराना ND का ये डिस्टेंस था, तो ये देखिए इतना डिस्टेंस खींच के गया, और न्यू ऑर्बिटल या सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ वो ND के ऑर्बिटल में हुआ, इसकी साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई। मेरा सवाल है ऐसा क्यों। सोचने वाली बात है कि भाई जो सामने खड़ा है वो ज़्यादा खींचना चाहिए, तो न्यूक्लियस के सामने NS ऑर्बिटल था, फिर NP था, फिर ND था, ND को कम खींचना चाहिए, बट ND के ऑर्बिटल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिला, बहुत जल्दी अंदर खींच के चला गया। बोलो हाँ कि ना। कुछ तो बोलिए, जेई के पेपर में बैठ रहे हो, कुछ सोचने की इंटेंसिटी डेवलप करिए। नो शील्डिंग, कुछ भी बोलो, बट शील्डिंग वील्डिंग इज नॉट द आंसर। शील्डिंग वहाँ अप्लाई हो रहा है, लेकिन उससे मैं ऐसे बोलूँ कोई फर्क नहीं पड़ना। जी बोलिए, मेरे वर्ड समझ पाए हो आप। जनरली न्यूक्लियस के जो पास ऑर्बिटल था NS, इसको तो बिल्कुल उस न्यूक्लियस में कूद जाना चाहिए, वहीं गिर जाना चाहिए, इस पे अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, फिर NP पे होना चाहिए, और शील्डिंग जितना ज़्यादा लगता तो ND का उतना कम खींचना चाहिए। लेकिन मैं आंसर बोल रहा हूँ,
सबसे ज़्यादा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो वो लग तो केवल NS पर ही रहा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा D पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा, D ज़्यादा खिंच गया, D का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया, जो कि न्यूक्लियस से मान लो 10 मीटर दूर था। तो अब ये न्यूक्लियस से 5 मीटर दूर बचा। तो ऐसा कैसे हुआ? अगर ये न्यूक्लियस से 3 मीटर था, ये 4 मीटर था, तो ये डिक्रीज होके 3 का 2 बचा और 4 का 3 मीटर बचा। लेकिन ये 10 मीटर था और ये 5 मीटर पे आ गया, मतलब इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, या इसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, या ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खिंच के आया। ऐसा क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो NS ऑर्बिटल पर ही ज़्यादा लग रहा, उसके बाद NP पे लग रहा, उसके बाद ND पे लग रहा। तो भैया फिर जिस पे ज़्यादा लग रहा, जो ज़्यादा खिंच रहा, उस NS को ही ज़्यादा खींचना चाहिए। क्यों कुछ का कुछ घुमाए जा रहे हो? सर S और P ऑर्बिटल V तो D को खींचेगा। नहीं, वो क्यों खींचेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा? इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे, इसमें भी भरे, इसमें भी भरे, ये क्यों खींचेंगे? खींचता तो न्यूक्लियस है ना, केवल जहाँ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपोजिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बोलो हाँ कि ना। चलो मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप उतना सोच ही नहीं पाते हो, सोचने की कैपेसिटी कम है आप लोगों की। सवाल सुनो। एक्चुअली आपको क्या बोलना था, मैं फिर से इधर बना रहा हूँ, सब लोग फिर से कॉन्सेंट्रेट करें। ये कोई एटम था, उसका न्यूक्लियस, और उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वो कैटाइन है। तो ये जैसे ही खिंच के आया, तो ये उसका NS ऑर्बिटल है और ये उसका NP ऑर्बिटल है, और सबसे ज़्यादा खिंचावट जो हुई, वो सबसे पास जो आ गया, वो ND ऑर्बिटल आ गया। तो इसका रीज़न सुनो। जो NS ऑर्बिटल है, मान लो ये ऐसे लिखा होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p 3p3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको वैलेंस सेल मान रहा हूँ, तो इससे अंदर जो सेल भरी पड़ी हैं वो पूरी फुलफिल्ड है। दो में 2s होता है, 2p होता है, सेकेंड लेवल पे 2s होता है और 2p होता है, और दोनों ही ऑर्बिटल फुली फिल्ड हैं। बोलो हाँ ना। अगर वो फुली फिल्ड हैं तो उनको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। वैलेंस सेल से अंदर की सेल इज पेनल्टीमेट सेल। जो n-1 सेल है, वैलेंस सेल के अंदर वाली जो सेल है, n इज द वैलेंस सेल, उससे एक अंदर वाली सेल लाइक 2p 2s, जो सेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, उनके इलेक्ट्रॉन NS वाले को जस्ट रिपल्सन लगाएंगे, और हम बोलेंगे इसे कि जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था वो कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, क्योंकि जो पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने आने वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन किया। 3s तो भैया कंप्लीट भरा था, 3p तो पूरा नहीं था, और आगे ये 3d लिखा होगा। तो 3d में इसके अंदर वाली सेल कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है, मतलब वो रिपल्सन नहीं लगाई। तो जो इनर सेल था, या जो NS से अंदर, वैलेंस सेल से अंदर जो पेनल्टीमेट सेल है, वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है। अगर वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है तो उसमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन आने वाले NS और NP के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेंगे, और हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन चालू होगा। इस साइड से चल रहा था अट्रैक्शन, और जो n-1 सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे उनने किया रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से इसका अट्रैक्शन तो ज़्यादा हुआ था, लेकिन बाहर ही कुछ धक्का मार दिया, और रिपल्सन अट्रैक्शन काउंटर वैलेंस होने की वजह से कोई खास डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। बोलो हाँ कि ना। कुछ समझ पाए हो क्या बोल दिया? कुछ समझ पाए हो क्या बोला? NS का कॉन्ट्रैक्शन कम होने का रीज़न ये था
कि ns ऑर्बिटल से अंदर जो n-1 फुली फिल्ड सेल थे उनके इलेक्ट्रॉन ने ns के आने वाले इलेक्ट्रॉन में धक्के मारने चालू किए, दैट इज कॉल्ड रिपल्सन। ड्यू टू दैट रिपल्सन उसका ज्यादा अंदर की साइड घुसना डिक्रीज कर गया, वो ज्यादा नहीं जा पाया, और हम बोलेंगे कि अट्रैक्शन तो मैक्सिमम ns पर लगा लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ, कम खिंचा। अट्रैक्शन तो मिनिमम nd ऑर्बिटल पे लगा लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा हुआ। बोलो हाँ कि ना। ये वर्ड आप लिखोगे, आपको वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड है, जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखना है ताकि आप रिवाइज कर पाए। अब मेरी बात और मैं कंक्लूजन पे आऊं मेरी बात सुनिए जरा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं था तो आपका एक ns सेल था या जिसको आप ऑर्बिटल बोलो, दूसरा np सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे, और nd ऑर्बिटल या nd सेल कहीं इतने दूर है, ये ns ये np और nd इतना दूर है। तो अगर आपको ns से इलेक्ट्रॉन जंप कराना है nd ऑर्बिटल में या ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जंप कराना है nd ऑर्बिटल में, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए या एनर्जी गैप बहुत हाई है। इस हाई एनर्जी गैप की वजह से क्या हो रहा था, एक्साइटेशन अपने आप नहीं होगा। कार्बन में तो ये गैप ज़्यादा नहीं था, 2s से 2p में ही भेजा था और जो एनर्जी चाहिए वो 25 डिग्री पे मिल गई, मतलब अपने आप। फॉस्फोरस में ऐसा नहीं हुआ। तो आपने क्या किया था, मेरी बात सुनो, अब इसको 3D में समझाऊं दोबारा एक बार। ये किसी एक एटम का न्यूक्लियस और ये एटम डेल्टा प्लस मतलब कैटायन है। तो जिसका जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल ये उसका ns ऑर्बिटल है, ये उसका np है, और nd ऑर्बिटल जो यहाँ था जो कि न्यूक्लियस से इतना दूर था, यहाँ से लेके यहाँ था, इसका मतलब डेल्टा ई बहुत ज़्यादा लगेगा, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, इस एटम को कैटायन बनाया। मेरी बात सुनो डियर ऑल, कैटायन से पहले मैं और बैकअप रिपीट करूं। मान लो ये एटम न्यूट्रल था, बोलो हाँ कि ना। ये एटम न्यूट्रल था तो इसका न्यूक्लियस से लेके लास्ट वैलेंस सेल का डिस्टेंस 10 मीटर दूर है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से ns से इलेक्ट्रॉन जंप करा के nd में भेजना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो मैंने बोला कि आप क्या करो, इस 10 मीटर डिस्टेंस को रिड्यूस कर दो ताकि एनर्जी कम चाहिए हो। तो आपने क्या किया, इस एटम को कैटायन बना दो। कैटायन बनाना, ये एटम कैटायन बनाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जैसे ही लूज किया तो इस एटम का प्रोटॉन, ये ns सेल इधर है, np इधर है, जो nd ऑर्बिटल इधर था वो तो कॉन्ट्रैक्ट करके देखो इधर पहुंचा, बोलो हाँ ना, न्यू nd ऑर्बिटल इधर आया। तो ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस डिक्रीज कर गया, और डिस्टेंस डिक्रीज किया तो देखो एनर्जी गैप जो इतना सारा था वो एनर्जी डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। बोलो एनर्जी कम देना है कि नहीं देना, और एनर्जी कम दोगे तो एक्साइटेशन हो जाएगा, और ये एक्साइटेशन रूम टेम्परेचर पर ही होगा। एनर्जी आपको कुछ भी बाहर से नहीं देना, आपको कोई भी कंपाउंड पूरी इनऑर्गेनिक में बनाना होगा, चाहे आप 5 बॉन्ड बनाओ, 10 बॉन्ड बनाओ, 50 बॉन्ड बनाओ, एनर्जी अपने आप रूम टेम्परेचर से लेगा, आप मॉलिक्यूल्स में आग नहीं लगाओगे। तो हमने तो ये बोला था कि भाई ये एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पे नहीं है, ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपसे ये बोला कि इस एनर्जी को डिक्रीज कर दो। डिक्रीज कब होगा, जब वो जो सेंट्रल एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए,
जिसके प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाएं, इलेक्ट्रॉन कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा, जो डिस्टेंस इतना ज़्यादा था वो डिस्टेंस कम बचा, अगर कम बचेगा तो एनर्जी डिक्रीज हो गई और फिर ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पर मिल जाएगी और ये एक्साइटेशन अपने आप होगा। नहीं समझ पाए? एक बार और वीडियो सुनना आप, मैं बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा नया है, क्योंकि आपके लेवल पे इतना कोई बताएगा नहीं। अब मेरी बात सुनो, आप चलो ये तो सीख गए, तो ये पॉइंट आप यहाँ डायरेक्ट लिखो, बाकी मैं नोट पॉइंट स्लाइड में लिखा है। केवल जो एक्साइटेशन होगा वो तभी पॉसिबल होता है जब बीच वाला एटम, सेंट्रल एटम, क्या लिखा होगा, जो भी लिखा, मान लो फास्फोरस लिखा, और उसके साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सेंट्रल एटम से। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से, क्लोरीन ज्यादा है, तो देखिए इस पे पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो जो 3s के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के 3d में भेजने थे वो चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेंट्रल एटम पर बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया है, p पे पॉजिटिव आया, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एनर्जी मिलेगा। तो PH3 भी बनेगा और PCl3 भी बनेगा, PH3 भी बनेगा, क्या बोलूं मैं, PCl5 भी बनेगा और PCl3 भी बनेगा। PH3 तो बनता है बट PH5 नहीं बनता है। चलिए मैं आपको ये कंक्लूजन पॉइंट पे लेके चलूं ताकि चीज़ें आपको मोर क्लियर हों। एक बार जितना थ्योरी बोला, ये पिक्टोरियल डायग्राम आप अपनी नोटबुक में लिखना, और जो साइड में हिंदी बोली वो सेंटेंस जरूर लिखना। मैं एक बार फाइनली रिपीटेड सर, जस्ट 1 मिनट का ब्रेक। जस्ट मैं 2 घंटे में आपको छोड़ दूंगा, 15 मिनट और बाकी हैं, सुन लीजिए। सवाल ये है कि फॉस्फोरस का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो लास्ट 3s2 3p3 था। तो यहाँ पर फॉस्फोरस एटम अगर न्यूट्रल फॉर्म में रहे या एनाइन फॉर्म में रहे तो वो कभी भी एक्साइटेशन नहीं करेगा। ऐसे केस में फॉस्फोरस केवल 3 बॉन्ड बनाएगा। अब इसी चीज़ को मैं कोरिलेट कर दूं, फटाफट सुनो। फॉस्फोरस केवल PH3 तो बनाता है और PH5 नहीं बनाता, तो वैकेंट ऑर्बिटल तो थे सर, क्यों नहीं बनाया? बस यही आंसर सुन लो। 15 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p3 में एक अनपेयर्ड, 3d5 ये लिखा है। ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, आप जो अपनी मर्जी से इधर का उधर फेंक देते थे ना, वो मैं समझा रहा हूँ। ये ns ऑर्बिटल है, ये np है, और nd ऑर्बिटल कहीं इतने दूर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर आप एक्साइट करा दो, तो मैंने ये बोला कि जो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है वो जिन एटम से जुड़ा है वो एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम ने तो समझ रहे हो ना राइटिंग, सेंट्रल एटम तो उल्टे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस पे माइनस बन गया। तो भैया कॉन्ट्रैक्शन तो तब हो रहा था जब प्रोटॉन का नंबर बढ़े और वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। इस बार तो माइनस आ गया भैया, उल्टा रिपल्सन मारेगा। तो क्या अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो ये एनर्जी गैप आप कम कर पाओगे? कभी भी नहीं। ये एनर्जी गैप आप कभी कम कर पाओगे? कभी भी नहीं। और जब कम नहीं करोगे तो 3s का इलेक्ट्रॉन कभी भी 3d में नहीं जाएगा, इसलिए PH5 नहीं बनेगा। जो नॉर्मल 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं उनसे तीनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएंगे
और केवल PH3 बनेगा। बोलो हाँ कि ना। सेंट्रल एटम जब भी अपने साइड एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो खुद साइड वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सेंट्रल एटम जब भी साइड वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो खुद पे माइनस लाएगा। माइनस लाया मतलब प्रोटॉन के नंबर बढ़ा दिए, अरे आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ा दिए तो इस बार कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। या प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वहाँ अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। प्रोटॉन के नंबर आपको बढ़ाना है, प्रोटॉन को डोमिनेट करना है। इसका मतलब आप चाहते हो कि ये मेरी बात समझ पाए हो ना। एक बार फिर से, फॉस्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से तो खुद की साइड ये चार्ज ऐसे खींचेगा, फॉस्फोरस को खुद लगेगा मेरे पे माइनस है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। तो या तो सेंट्रल एटम नेगेटिव बने या सेंट्रल एटम अपने के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े। अपने ई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिस टाइम ये न्यूट्रल रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो Ns का इलेक्ट्रॉन Nd ऑर्बिटल में नहीं जा पाएगा, Np का इलेक्ट्रॉन Nd ऑर्बिटल में एक्साइट नहीं करेगा, और अगर एक्साइट नहीं हुआ तो केवल ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं उतने बॉन्ड बनाएगा, उसके अलावा कोई सा बॉन्ड नहीं बनाएगा। बोलो हाँ कि ना। आर यू अंडरस्टूड द कंसर्न? जब सेंट्रल एटम न्यूट्रल हो या खुद पे माइनस रखेगा, केवल जो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर डब्बे दिखेंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो सवाल ये आता है, देखिए यही सब स्लाइड चालू हो गई, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन वो पढ़ने से पहले हम थ्योरी पूरी तरह से कंक्लूड करूं। और ये इधर से इधर, यहाँ पर एक न्यू स्लाइड। बस फाइनली कंक्लूजन है और नेक्स्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया जाएगा। इधर देखो फटाफट, सवाल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड नोट पॉइंट है। किसी भी एलिमेंट का आप ग्राउंड स्टेट लिखिए, किसी भी एलिमेंट का आप ग्राउंड स्टेट लिखिए, वो सेंट्रल एटम, जिसे मैं फॉस्फोरस बोल रहा हूं अभी, सेंट्रल एटम हाईली, नहीं सेंट्रल के बारे में मत बोलो, ऐसे बोलो, सेंट्रल एटम से जो साइड एटम जुड़े हैं वो साइड एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, या ऐसे बोलो सेंट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा सेंट्रल पे पॉजिटिव, अपने पास खींचेगा सेंट्रल पे पॉजिटिव। जब सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। मैंने यही तो किया था, एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो A+ बना, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन तो अभी भी बराबर थे लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर डिक्रीज कर गए, तो हम बोलेंगे प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, मतलब चीज़ें न्यूक्लियस की तरफ खींचने लगेंगी। बोलो हाँ कि ना। तो अभी भी तो ये सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ प्रोटॉन का फीलिंग ज़्यादा है या पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट है, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जो Ns और Np से Nd ऑर्बिटल में इतना जो गैप था
वो गैप घट के NS NP और ND ऑर्बिटल कुछ इधर आ जाएगा। एनर्जी गैप घट जाना मतलब अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे और ये एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर की एनर्जी इनफ है और चीजें चालू होंगी। अब एक्साइटेशन होगा मतलब अब ये 5 बॉन्ड बनाएगा। तो इधर सुनो, अब ये PCl3 कैसे बनता होगा। अगर आपने लिमिटेड अमाउंट ही क्लोरीन डाला, मान लो ये फॉस्फोरस मिलियंस मॉलिक्यूल्स हैं और ये 300 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपका PCl3 ही बनेगा। लेकिन आपने इनका इक्विमोलर रेशियो लिया फॉस्फोरस और क्लोरीन का, जितने ये हैं उतने ही क्लोरीन हैं, मतलब ये PCl5 बनेगा। और PCl5 तभी बना होगा जब आपने फॉस्फोरस के 3s2 3p3 के इलेक्ट्रॉन को 3D में एक्साइट कराया होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, P के 3 डब्बे, तीनों अनपेयर्ड, D में ये 5 डब्बे, 1 2 3, ये जंप करा के यहाँ भेजा। यहाँ पर अब 5 डब्बे खाली हो चुके। ये जंप कराने के लिए जो एनर्जी गैप ज़्यादा था वो गैप कम किया। किसने कम किया? क्लोरीन ने, क्योंकि क्लोरीन सेंट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर पॉजिटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हुआ, 5 अनपेयर्ड हुआ, तो एक्साइटेड स्टेट में अगर बॉन्ड बनाए तो 5 बॉन्ड और बिना एक्साइटेड के बनाए तो 3 बॉन्ड। बोलो अभी समझ आया कि नहीं? एवरीबडी टेल मी, आर यू क्लियर विद दिस ऑल? ज़्यादा इनऑर्गेनिक झेल नहीं रहे क्या? बच्चे भागने लगे। 6 स्टूडेंट लेफ्ट। चलिए कोई बात नहीं, कहीं और भी ज़रूरी काम होगा उनको। अब आप समझ सकते हो। अब मैं जनरली आपका बस नॉलेज चेक कर लूँ, जो आप समझे हो 2-4 सवाल, और फिर हम लोग रियल एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको गैप कर रहा हूँ टोटली, आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। और कल हम लोग इवनिंग में ही क्लास रखते हैं और उसमें करेंगे क्या, इनऑर्गेनिक ही कंटिन्यू कर देते। ऑर्गेनिक केवल आधे घंटे का टॉपिक है और ऑर्गेनिक आपका ख़त्म है। एक ही लास्ट चैप्टर आपका बचा है, कार्बोनेट्स, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला और एक अमाइन वाला, वो हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए इधर सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, PCl5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। PCl3 भी बनता, ये तो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में ही बन रहा था, एक्साइट की ज़रूरत नहीं थी, और ये एक्साइट में बना। सवाल ये पूछा जैसे कि PH3 बनता है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में बन रहा है, PH5 नहीं बना क्योंकि एक्साइटेशन हुआ ही नहीं। तो आप बोलोगे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो साइड एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन 2.1, ये उल्टे इलेक्ट्रॉन खींच के खुद पे माइनस साइन ला रहा है। तो प्रोटॉन डोमिनेंट नहीं हुआ, या प्रोटॉन का पावर डोमिनेंट नहीं हुआ, या पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट नहीं हुआ, इसका मतलब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, इसलिए PH5 नहीं बनता है। बड़े जल्दी एक एग्जांपल सुनो, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ग्राउंड स्टेट में 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये पेयर्ड हो गया, 3d खाली पड़ा है, 5 डब्बे। सवाल ये बोला कि नॉर्मली तो आप किसी को जोड़ो, 2 ही अनपेयर्ड हैं, आप 2 H ले आओ, SH2 बनेगा, इसको पढ़ते ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन मैंने बोला कि SH4 नहीं बना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट नहीं हुआ, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ माइनस है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, तो NP का इलेक्ट्रॉन ND ऑर्बिटल में जंप नहीं करेगा,
क्योंकि डेल्टा ई बहुत ज़्यादा है, इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे नहीं है, जंपिंग नहीं होगा, SH4 नहीं बनेगा। लेकिन भैया SF4 तो बनता है, तो अब आप बोलोगे अब क्यों एक्साइट कराया, तो हम बोलेंगे कि जो फ्लोरीन है वो सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर पे पॉजिटिव फील, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन चालू, ये जो एनर्जी गैप 10 मीटर का था ये एनर्जी गैप 3 मीटर का हो गया, डी ऑर्बिटल बिल्कुल पी के पास पहुंचा, अब ये एक्साइट कर जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया और पी में एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों के पास हैं, 4 डब्बे खाली, 4 बॉन्ड बनाया, SF4 बना। ऐसे ही SF6 बनेगा, तो ना तो SH4 बनता ना SH6 बनता। कितने लोग ये बात समझ पाए? एवरीबडी टेल मी, आर यू क्लियर? दैट्स ऑल। ज़्यादा पढ़ाना भी बाउंस उड़ेगा। एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी जितना आप कर सकते समझ सकते, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू टुमारो। ड्रैगोज रूल ये ही है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ड्रैगोज अलग चीज़ है, इसके जैसे होता है, इसलिए तुमने कुछ साफ सुथरा पढ़ा नहीं है, इधर का उधर फंबल मार जाओगे। ड्रैगोज ये होता तो क्यों इसको कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी लिखते, सीधा लिख देते ना कि ड्रैगोज थ्योरी पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन कब से लेक्चर लोगे? कुछ भी। यस डेफिनेटली, रिकॉर्डेड करूँगा, आई मीन अपलोड करूँगा।